हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के 50 प्रश्न और उनके उत्तर। ये सारे सामान्य हिंदी के जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं और ये प्रश्न विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तरों का अद्वितीय संग्रह के रूप में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप इस पॉइंट में या इस वीडियो में आप देखने को पाएंगे कि जो यूपीपी और यूपीएसआई परीक्षा हेतु यूपीटीजीटी और पीजीटी इन सभी एग्ज़ाम में आप के लिए बहुत ही सहायक होगी। ध्यान रखना है कि सीटेट और यूपी टेट जैसी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो सारे प्रश्न हैं ये आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विविध परीक्षाओं हेतु आपके लिए सहयोग होगी। दोस्तों, बैंक, एसएससी, रेलवे की परीक्षा के लिए भी ये आपके लिए सहायक होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो हम प्रश्न बना रहे हैं ये प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए और पिछले साल ये किन किन एग्ज़ाम्स में पूछे हुए प्रश्न हैं उनको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान होने वाला है और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ, ये सारे प्रश्न किस किस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो हम आपका समय व्यर्थ न करते हुए क्वेश्चंस पे चलते हैं और उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसे कि दिया गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो अब इसमें आपका पदबंध है, शब्द है, वर्ण है और पद है। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा वर्ण। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। और ये किस किस एग्ज़ाम में आया है, तो यूपी ट्रिपल सी वीडियो एग्ज़ाम 2023, एसआई ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021, टीजीटी 2009, केबीएस के पीजीटी एग्ज़ाम 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, हम लोग दूसरे प्रश्न में चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। अनुनासिक, तो जैसे कि आपको पता है कि अनुनासिक जो नाक से बोले जाते हैं उन अक्षरों की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा चांद और सांस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दोस्तों है कि कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो ग और घ जो होता है ये कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है दोस्तों कि किस व्यंजन के उदाहरण में जीवा तालु से नहीं टकराती है। तो आपको पता होना चाहिए कि घा जो है जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ये जीवा जो है इसके तालु से टकराती नहीं है और ये वीडियो के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है। ओष्ठ जो ओठ से आप बोलते हैं तो पाफा बाभा मा। ठीक है, पाफा बाभा ये क्या है, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्ज़ाम 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतास व्यंजन है। तो अंतास व्यंजन आपको पता होना चाहिए कि या रा ला वा को अंतास व्यंजन कहा जाता है। ये एग्ज़ाम्स में पूछे हुए प्रश्न है, बहुत प्रश्न आते हैं। संयुक्त अक्षर व्यंजन निम्न में से कौन सा है। तो संयुक्त अक्षर पूछ रहा है तो ये आपके पास आता है छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि खा और घा ध्वनि किस प्रकार के हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ये महाप्राण ध्वनि है। ये यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्ज़ाम 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों, हमारे पास अगला प्रश्न आता है कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग किस प्रकार के वर्ण होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आघोष होता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास आता है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग कहते हैं अक्षर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अक्षर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 33। आपको ध्यान देना है ना।
52 भी मानते हैं और 49 भी मानते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि अपने ऑप्शन के अनुसार ही चलाना है। फिलहाल 33 होती है और 11 क्या होते हैं, 100 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारे पास आता है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उनको कहा जाता है स्वर। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजनों के को सहयोग करते हैं बोलने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो दोस्तों अल्प प्राण व्यंजन गा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में घोषवर्ण कौन सा है, तो दोस्तों जा को घोषवर्ण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम निम्न इनमें से किस वर्ण के बाद आता है, तो आपको पता होना चाहिए का के बाद आता है। ठीक है, ये बहुत ही टारगेटिव प्रश्न है, ये लगभग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और फंसाने के लिए होता है, ध्यान रखना है। इसको हम लोग लिखते हैं क और छ, तो ये बनता है छ वाला। ठीक है, कक्षा, तो का के ध्यान रखना है। कभी कभी एग्ज़ाम में आपको का भी देता है और का हलंत भी देता है, तो आपको इसी को लगाना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप केवल का ही का लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो दोस्तों ध्यान होना चाहिए 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, तो दीर्घ जो होता है वो आपका बड़ी ई होती है। ठीक है, जैसे कि बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया और बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, ये वीडियो एग्ज़ाम 2018 में भी आया और जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन के एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिला है। दोस्तों ये प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर नहीं है तो भाई साहब इसमें ओ जो है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं, बाकी ये आपके हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। दोस्तों मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वर अगर की बात किया जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो छोटा ऊ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, न्य आदि का उच्चारण किससे होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि तालव्य से होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो विपरीत स्वर। अब इसको आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे और उस वीडियो में आपको इन सारे चीज़ों के बारे में चर्चा कर दिया जाएगा, जिसको अग्रस्वर कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं और विपरीत स्वर कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो ध्यान रखना है कि बड़ों जो होता है ये संयुक्त स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, तो दोस्तों ए जो है ये कंठ तालव्य स्वर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, हर स्वर से दोगुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इनको गुरु स्वर कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतास्थ व्यंजन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ल जो है ये अंतास्थ व्यंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं, जैसे कि UP SSC लोअर सेकेंड हाफ 2019 में, UP SSC वीडियो एग्ज़ाम में आया है, युवा कल्याण विकास हितकारी परीक्षा में 2018 में आया है और UPSI कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो हा जो है वो ऊष्म व्यंजन है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो हमने जैसा कि बताया आपको हा जो है ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इस पर कह रहा है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। महाप्राण नहीं है तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि जा जो है ये महाप्राण ध्वनि नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि आघोष वर्ण कौन सा है, तो दोस्तों शा जो है ये आघोष वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सघोष वर्ण कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि बा जो है ये हमारा सघोष वर्ण है। ठीक है,
अब अगर अघोष सघोष आपको पढ़ना है तो मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको अघोष और सघोष के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। वा का उच्चारण स्थान है, वा को कहाँ से बोला जाता है? तो दोस्तों दंतोष्ठ से बोला जाता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि आपको पता होना चाहिए कि ला को ही पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है। पिछले देखिए कई प्रकार के एग्जाम में आया है, ये यूपीएसआई में भी आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों कौन से दो मात्राएं जिनका प्रयोग किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है, उन्हें कौन से कहा गया है? तो ध्यान रखना है कि अंक और आ, आपको पता है कि अंक और आ को मात्रा के रूप में लिया गया है परंतु इनको स्वर में समाहित नहीं किया है। इनको क्या कहा गया है? अनुस्वार कहा गया है। अनुस्वार और एक विसर्ग जिसको कहा गया है अयोग्य वाह। ठीक है, ध्यान रखना है क्या कहा गया है? इनको अयोग्य वाह कहा गया है। तो दोस्तों अंक और आह को अयोग्य वाह कहते हैं, अंक को कहते हैं अनुस्वार और आह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्ह क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो पश्य समृद्ध स्वर है। इसको मैं आपको बताऊंगा विपरीत क्या है, समृद्ध क्या है ना, आपको समझना है अग्र पश्य सारे प्रकार से। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि महाप्राण व्यंजन कहलाता है। दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा क्या कहा गया है? महाप्राण वर्ण कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल संपृक्तक ध्वनि है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो दोस्तों प्लुत स्वर जो होते हैं, है ना, आपको ध्यान रखना है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है तो उनको क्या कहा जाता है? प्लुत कहते हैं। ये मंडी परिषद 2018 में आया, 19 में भी आया और एमपी प्रोफेशनल एग्जाम में भी देखने को आपको मिला है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। ये मंडी परिषद 2018 एग्जाम में पूछा हुआ है और यूपीएसआई में भी 2021 में प्रश्न आया हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? तो भाषा की जो लघुत्तम इकाई होती है, शब्द होता है, ध्यान दीजिएगा, भाषा की पूछा गया है तो वर्ण जो होती, एक तो वर्ण हो गया और दूसरा क्या हो गया? शब्द हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर किसे आंसर माना जाएगा? शब्द को माना जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपके पास आता है कि स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य को ए आई माना गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जिन ध्वनि की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अयोग्य वाह कहते हैं। इनकी गिनती न स्वर में किया जाता है न व्यंजन में। तो जैसा कि हमने कहा आपको अंक और आह को क्या कहा गया है? अयोग्य वाह कहा गया। तो एक को कहते हैं अनुस्वार, एक को कहते हैं अनुस्वार, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार। और दूसरे को क्या कहते हैं? विसर्ग। इसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है ना। ये कई प्रकार के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जैसे मंडी परिषद में आया हुआ है, यूपीएसआई में आया हुआ है, टीजीटी में भी आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वि झा। ठीक है, बीएचए एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देवनागरी लिपि का वर्ण नहीं है? ग्रीवा, ध्वनि, मूर्धा, कंठ, दंतोष्ठ। तो जैसा कि आपको पता है ग्रीवा हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो ग्रीवा, ध्वनि, मूर्धन्य, कंठ, तालव्य, ओष्ठ ये सारे पढ़े हुए एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि जीवा की नोक के ऊपर दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो वर्त कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है, वर्त कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये 2 प्रकार से बांटा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास आता है
कि हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। तो जैसा कि हमने कहा था कि का के बाद छा आता है ना। आपको ध्यान रखना, ये बहुत फंसाता है। का, ठीक है, उसके बाद ये छा से मिलकर क्या बन गया, छा बन गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि का के बाद कौन सा अगर पूछता है कि का के बाद तो छा और छा के पहले का, ठीक है। तो ये मंडी परिषद में आया हुआ है और यूपीएससी में भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों ये हमारे 50 प्रश्नों का सेट था, ठीक है। अगर आपको ये मेरा जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर हमारी वीडियो में कोई त्रुटि हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर आपको और भी प्रश्न ऐसे ही चाहिए तो उसको भी कमेंट कर बताइए कि हाँ हमारा ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो जो आपकी जानकारी के लिए पर्याप्त थी या नहीं थी, तब हमें और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इसी प्रकार के प्रश्नों को बनाने का प्रयास करता रहूँगा जो आपके हर एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।